नमस्कार, खबर दुनिया की में आप सभी का स्वागत है। अगले आधे घंटे हम आपको बताएंगे अंतर्राष्ट्रीय स्तर से जुड़ी हर वो बड़ी खबर जो आपके लिए जानना जरूरी है। शुरुआत करेंगे सुर्खियों के साथ। रूस और ब्रिटेन के बीच उपजा बड़ा राजनयिक तनाव। रूस ने जासूसी का आरोप लगाकर रद्द की 6 ब्रिटिश राजनयिकों की मान्यता। ब्रिटेन ने आरोपों को बताया निराधार। यूक्रेन द्वारा पश्चिमी हथियारों के प्रयोग पर पुतिन की पश्चिम को चेतावनी। पहली बार सामने आई उत्तर कोरिया के यूरेनियम संवर्धन केंद्र की झलक। अत्यधिक संवर्धित यूरेनियम क्षमता वाले केंद्र पहुंचे किम जोंग उन। तस्वीरों के बाद बढ़ी दक्षिण कोरिया की चिंता। कहा, कभी स्वीकार नहीं करेंगे उत्तर कोरिया के परमाणु हथियार। पश्चिम एशिया संकट पर स्पेन की मेजबानी में बड़ी बैठक। प्रमुख मुस्लिम और कई यूरोपीय देश सम्मेलन में शामिल। स्पेन के विदेश मंत्री ने स्थायी शांति सुनिश्चित करने के लिए 2 राज्य समाधान पर दिया जोर। अमेरिका में विमान निर्माता कंपनी बोइंग के हजारों कर्मचारियों की हड़ताल। नए लेबर कॉन्ट्रैक्ट के खिलाफ 30,000 से अधिक कर्मचारियों ने किया काम बंद। 737 मैक्स सहित विमानों के प्रमुख मॉडल्स का उत्पादन प्रभावित। और सुर्खियों के बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर से जुड़ी खबरों पर नजर डालेंगे विस्तार से। सबसे पहले बात यूरोप इन दिनों के जरिए नजर डालेंगे यूरोपीय देशों से जुड़ी खबरों पर। रूस ने ब्रिटेन के 6 राजनयिकों को देश की जासूसी करने के आरोप में निष्कासित कर दिया है। इससे ब्रिटेन को बड़ा झटका लगा है। रूस की संघीय सुरक्षा सेवा ने शुक्रवार को 6 ब्रिटिश राजनयिकों पर जासूसी का आरोप लगाते हुए कहा कि उन्हें दी गई मान्यता को वापस लेने का फैसला किया गया है। रूसी सरकारी टीवी एफएसबी ने सुरक्षा सेवा के एक अधिकारी के हवाले से कहा कि उन्हें निष्कासित किया जाएगा। एफएसबी ने दावा किया कि उसे इस संबंध में दस्तावेज मिले हैं। यूक्रेन युद्ध को लेकर रूस और पश्चिम के बीच जारी तनाव शुक्रवार को और बढ़ गया। रूस ने अपने यहां तैनात ब्रिटेन के 6 राजनयिकों की मान्यता रद्द कर दी। रूस का आरोप है कि ये राजनयिक जासूसी और रूस विरोधी गतिविधियों में शामिल हैं। रूसी सुरक्षा एजेंसी एफएसबी का कहना है कि उसके पास इस बात के सबूत हैं कि ये सभी राजनीतिक और सैन्य उथल-पुथल पैदा करने के प्रयास में लगे थे। आरोप है कि इनका प्रयास यूक्रेन युद्ध में रूस की रणनीतिक हार सुनिश्चित करना था। रूस के अनुसार इन सभी को ब्रिटिश विदेश मंत्रालय के लंदन स्थित पूर्वी यूरोप और मध्य एशिया मामलों के विभाग से दिशा निर्देश मिल रहे थे। रूस की संघीय सुरक्षा सेवा ने अपने बयान में राजनयिकों पर रूसी सुरक्षा को खतरा पैदा करने का आरोप लगाया। रूस के विदेश मंत्रालय ने मॉस्को स्थित ब्रिटिश दूतावास पर राजनयिक कन्वेंशन के उल्लंघन का आरोप लगाया है। ब्रिटेन ने रूस के आरोपों का खंडन करने में देर नहीं लगाई। ब्रिटिश विदेश विभाग ने इन आरोपों को सरासर निराधार बताया। रूस और पश्चिम के रिश्तों में खटास पहले ही बहुत ज्यादा है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने पश्चिमी देशों को नई चेतावनी दी है। पुतिन ने कहा है कि अगर यूक्रेन द्वारा पश्चिमी देशों द्वारा निर्मित लंबी दूरी की मिसाइलें रूस के अंदर हमले के लिए प्रयोग की गईं, तो इसे पश्चिमी देशों की तरफ से ही हमला माना जाएगा। पुतिन ने कहा कि ऐसे में लड़ाई की प्रकृति और दायरा बदल जाएगा। ध्यान रहे कि यूक्रेन पश्चिमी देशों से लगातार मांग कर रहा है कि उसे उपलब्ध कराई गई लंबी दूरी की मिसाइलों को रूस के अंदर हमलों के लिए प्रयोग करने की अनुमति दी जाए। अभी तक इन मिसाइलों को केवल यूक्रेनी सीमा में आत्मरक्षा के लिए प्रयोग करने की ही अनुमति है। ऐसा फैसला हुआ तो उसका मतलब होगा कि नाटो देश अमेरिका यूरोपीय देश रूस से लड़ रहे हैं, और ऐसा हुआ तो ध्यान में रखिए कि इससे यह संघर्ष ही पूरी तरह बदल जाएगा। हम अपने लिए पैदा होने वाले खतरों के आधार पर उचित निर्णय लेंगे। पुतिन के बयान पर पश्चिम की तरफ से पहला जवाब ब्रिटेन से आया। अमेरिकी राष्ट्रपति से मुलाकात के लिए वॉशिंगटन जा रहे ब्रिटिश पीएम कियर स्टारमर से पत्रकारों ने प्रतिक्रिया मांगी। ब्रिटेन के पीएम ने कहा कि युद्ध रूस ने शुरू किया है और यूक्रेन को आत्मरक्षा का अधिकार प्राप्त है। वहीं पोलैंड का मानना है कि पुतिन के बयान पर ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। पोलिश प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क के अनुसार यह बयान दिखाता है कि रूस को युद्ध के मोर्चे पर कितनी चुनौतियां पेश आ रही हैं। पश्चिमी देशों द्वारा यूक्रेन को लगातार मिल रही सैन्य मदद में लंबी दूरी की मिसाइलों का मामला काफी अहम है।
यूक्रेन का कहना है कि उसके पास रूस के अंदरूनी क्षेत्रों में स्थित लक्ष्यों की सूची है जिन्हें निशाना बनाने की जरूरत है। यूक्रेन का कहना है कि इन ठिकानों पर हमले करके रूस की सैन्य क्षमता कम की जा सकती है। उधर रूस बार बार चेता रहा है कि उसकी सीमा में पश्चिमी हथियारों के प्रयोग को युद्ध में पश्चिम की मौजूदगी माना जाएगा। कनाडा के ऑकस समूह में शामिल होने के लिए वार्ता जारी है। कनाडा के रक्षा मंत्री ने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि अमेरिका, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया के इस गठबंधन का हिस्सा बनने के लिए विस्तार से बातचीत चल रही है। गौरतलब है कि ऑकस की स्थापना एशिया प्रशांत क्षेत्र में चीन के बढ़ते सैन्य प्रभाव का मुकाबला करने के लिए हुई है। कनाडा का कहना है कि वो कृत्रिम बुद्धिमत्ता और क्वांटम कंप्यूटिंग सहित नई सैन्य प्रौद्योगिकियों पर सहयोग के लिए इस समूह का हिस्सा बनना चाहता है। इजरायल हमास संघर्ष के बीच स्पेन में कई मुस्लिम और यूरोपीय देशों की महत्वपूर्ण बैठक हो रही है। बैठक में संघर्ष के हल के साथ दो राज्यों समाधान पर भी चर्चा की जा रही है। बैठक की मेजबानी कर रहे स्पेन के विदेश मंत्री ने कहा कि क्षेत्र में निष्पक्ष और स्थायी शांति सुनिश्चित करने के लिए दो राज्य समाधान का कार्यान्वयन ही एकमात्र रास्ता है। गौरतलब है कि दो राज्य समाधान से तात्पर्य इजरायल और फिलिस्तीन को दो अलग अलग संप्रभु देशों के रूप में मान्यता देना है। बैठक में नॉर्वे और स्लोवेनिया के विदेश मंत्री, यूरोपीय संघ के विदेश नीति प्रमुख, फिलिस्तीनी प्रधानमंत्री के साथ साथ मिस्र, सऊदी अरब, कतर, जॉर्डन, इंडोनेशिया, नाइजीरिया और तुर्की के प्रतिनिधि शामिल हैं। अब बढ़ेंगे आगे, नजर डालेंगे एशिया का आईना के जरिए एशियाई देशों से जुड़ी खबरों पर। उत्तर कोरिया अपने परमाणु हथियारों के जखीरे को बढ़ाने की तैयारी कर रहा है। इसी के तहत उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन ने यूरेनियम संवर्धन के सेंट्रीफ्यूज की संख्या बढ़ाने का आदेश दिया है। उत्तर कोरिया की मीडिया के अनुसार किम जोंग उन ने परमाणु हथियार संस्थान और हथियार ग्रेड परमाणु सामग्री के उत्पादन आधार केंद्र के दौरे के दौरान ये आदेश दिया। हालांकि इसकी जानकारी नहीं दी गई है कि ये परमाणु सामग्री उत्पादन केंद्र कहां पर स्थित है और किम जोंग उन ने ये दौरा कब किया। उत्तर कोरियाई नेता किम जोंग उन के एक यूरेनियम संवर्धन केंद्र का दौरा करने की तस्वीरें सामने आने के बाद हलचल और चिंता बढ़ गई है। तस्वीरों में किम को मेटल सेंट्रीफ्यूज की लंबी कतारों के बीच चलते हुए दिखाया गया है। सेंट्रीफ्यूज का उपयोग यूरेनियम संवर्धन में होता है। ध्यान रहे कि संवर्धित यूरेनियम का उपयोग नागरिक परमाणु ऊर्जा उत्पादन और सैन्य परमाणु हथियार दोनों में होता है। विशाल यूरेनियम संवर्धन केंद्र की तस्वीरें सामने आने के बाद उत्तर कोरिया के आसपास के देशों की चिंता बढ़ी हुई है। दक्षिण कोरिया ने अपनी चिंता जाहिर करने के साथ साथ स्पष्ट किया कि वो उत्तर कोरिया के परमाणु हथियार किसी भी हालत में स्वीकार नहीं करेगा। उत्तर कोरिया का अवैध रूप से परमाणु हथियार विकसित करना यूएन सुरक्षा परिषद के प्रस्तावों का खुला उल्लंघन है। ये कोरियाई प्रायद्वीप सहित विश्व भर की सुरक्षा को गंभीर खतरा है। किसी भी हालत में हम या अंतर्राष्ट्रीय समुदाय उत्तर कोरिया के परमाणु हथियारों को स्वीकार नहीं करेंगे। उत्तर कोरिया के परमाणु कार्यक्रम पर दक्षिण कोरिया जैसे पड़ोसी और पश्चिमी देश बार बार चिंता व्यक्त करते रहे हैं। 2003 में उत्तर कोरिया परमाणु हथियारों के अप्रसार की संधि एनपीटी से अलग हो गया था। 2006 के बाद से उत्तर कोरिया अब तक 6 परमाणु परीक्षण कर चुका है। इन परीक्षणों के बाद उस पर अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध बढ़ते चले गए हैं, लेकिन उसका परमाणु कार्यक्रम धीमा नहीं पड़ा है। अब सामने आई तस्वीरों को लेकर जानकारों का कहना है कि इनसे उत्तर कोरिया के परमाणु कार्यक्रम की व्यापकता साफ नजर आती है। यह केंद्र 20 से 25 किलो उच्च संवर्धित यूरेनियम प्रतिवर्ष क्षमता वाला है। एक परमाणु बम बनाने के लिए जितना उच्च संवर्धित यूरेनियम चाहिए, ये उसका 90% है। देखना यह है कि ऐसे कितने केंद्र उत्तर कोरिया में काम कर रहे हैं। उत्तर कोरिया से सामने आई तस्वीरें उसकी यूरेनियम संवर्धन क्षमता की पहली उल्लेखनीय झलक दुनिया को दिखा रही हैं। गौरतलब है कि अभी आधिकारिक रूप से इसकी जानकारी नहीं है कि उत्तर कोरिया के पास कुल कितने परमाणु हथियार हैं। वैसे पिछले दिनों स्टॉकहोम अंतर्राष्ट्रीय शांति अनुसंधान संस्थान ने अपने अध्ययन में यह संख्या 50 के आसपास बताई थी।
तूफान यागी ने म्यांमार को भी अपनी चपेट में ले लिया है। यागी के असर से म्यांमार में भारी बारिश, बाढ़ और भूस्खलन ने लोगों का जीवन मुश्किल कर दिया है। म्यांमार की राजधानी नेपिडा और उसके आसपास के क्षेत्रों में हुई भारी बारिश से आई बाढ़ में अब तक लगभग 36 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 50,000 से ज्यादा लोग बेघर हो गए हैं। वियतनाम, लाओस और थाईलैंड के बाद अब म्यांमार भी तूफान यागी के कारण आई बाढ़ और भूस्खलन के प्रकोप को झेल रहा है। म्यांमार की राजधानी नेपिडा और उसके आसपास के क्षेत्रों में हुई भारी बारिश से आई बाढ़ में अब तक लगभग 36 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 50,000 से अधिक लोगों को अपने घरों से बेघर होना पड़ा है। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में सभी स्कूलों को बंद कर दिया गया है। वहीं बाढ़ के बढ़ते जल स्तर को देखते हुए लोगों को अपने घरों में रहने की हिदायत दी गई है। नेपिडा और आसपास के कई गांवों में बाढ़ से स्थिति काफी खराब है। बाढ़ग्रस्त गांव के निवासी अपने घरों को छोड़ने पर मजबूर हैं। ग्रामीण अपनी जान बचाने के लिए सामान ढोने वाली अस्थायी नाव के जरिए सुरक्षित स्थानों तक पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं। वहीं बचाव दल विस्थापित हुए लोगों को नाव के माध्यम से सुरक्षित स्थानों में पहुंचाने का काम कर रहे हैं। लोग अपने घरों से पालतू पशुओं को भी बचाकर ऊंचे स्थान पर ले जा रहे हैं। शहर की कई इमारतें भी बाढ़ के पानी में पूरी तरह से डूब गई हैं, जिससे वहां के निवासी छतों पर फंस गए हैं, जिन्हें बचाव कर्मियों द्वारा नाव से निकाला जा रहा है। रात को अचानक से गांव में पानी पहुंच गया। हमें भागने का भी समय नहीं मिल पाया। अगर बचाव कार्य वाले 30 मिनट बाद आते तो मेरा परिवार मर चुका होता। म्यांमार में भारी बाढ़ और भूस्खलन से अब तक कई बिजली के टावर, इमारतें और घर नष्ट हो गए हैं। आर्थिक संकट से जूझ रहे इस देश में अब बाढ़ जैसे हालात के बाद स्थिति और अधिक चुनौतीपूर्ण हो गई है। इधर वियतनाम में तूफान यागी से हुई तबाही के बाद स्थिति बेहतर होने लगी है। इस वर्ष एशिया में आए सबसे शक्तिशाली तूफान यागी के कारण वियतनाम, लाओस, थाईलैंड और म्यांमार में अब तक 230 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। देखते रहिए डीडी न्यूज। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH हाथ धो कर आते हैं। साबुन की जगह हैंड वॉश। मोहन का प्रमोशन हो गया क्या? सैवलॉन हैंड वॉश तो हमारा रोज का है। सिर्फ 10 रुपए में 200 ml हैंड वॉश बनाओ। सैवलॉन पाउडर टू जेल हैंड वॉश, जर्म से बचाए, शान बढ़ाए। भैया, घर का किराया देना था, कुछ पैसे। इस महीने तो गाड़ी की EMI जानी है ना, अगले महीने पक्का। चलता हूँ। आपके बाद फैमिली को किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। आज ही लीजिए पॉलिसी बाजार पे 2 करोड़ का टर्म लाइफ इंश्योरेंस, सिर्फ 690 रुपए महीने से शुरू। सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसीलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनबार, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। आप देख रहे हैं खबर दुनिया की और अब बात चाइना की। 1950 के दशक के बाद पहली बार चीन ने अपने कर्मचारियों के रिटायरमेंट यानी कि सेवानिवृत्ति की उम्र धीरे धीरे बढ़ाने का फैसला किया है। नई रिटायरमेंट पॉलिसी अगले साल 1 जनवरी से लागू होगी। इस पॉलिसी के तहत पुरुषों के लिए रिटायरमेंट की उम्र को 60 साल से बढ़ाकर 63 साल किया गया है। ऑफिस वर्क करने वाली महिलाओं की रिटायरमेंट उम्र को 55 साल से बढ़ाकर 58 साल किया गया। वहीं फैक्ट्री, कंस्ट्रक्शन या माइनिंग जैसे काम करने वाली महिलाओं की रिटायरमेंट उम्र को 50 साल से बढ़ाकर 55 साल किया गया है। ये पॉलिसी अगले 15 सालों तक लागू रहेगी। गौरतलब है कि चीन की वर्तमान सेवानिवृत्ति आयु विश्व में सबसे कम है। इस फैसले के पीछे चीन में तेजी से घटती युवा आबादी को भी एक बड़ा कारण माना जा रहा है। हांगकांग पत्रकार संघ ने बताया कि जून से लेकर अब तक दर्जनों पत्रकारों और उनके परिवार वालों को ऑनलाइन और व्यक्तिगत रूप से परेशान किया गया और धमकाया भी गया है। HKJA ने बताया कि पत्रकारों की मौत की धमकियां उनके परिवार और उनके नियोक्ताओं के साथ ही उनके मकान मालिकों और पड़ोसियों को
मिल रही हैं और साथ ही धमकी भरे और अपमानजनक शिकायत पत्र भेजे जा रहे हैं। हांगकांग पत्रकार संघ ने इस उत्पीड़न मामले को लेकर मेटा और विकिमीडिया फाउंडेशन से संपर्क किया है और इसे लेकर उन्होंने अपनी जांच शुरू कर दी है। और आइए अब बढ़ेंगे आगे, नजर डालेंगे अमेरिकाना के जरिए अमेरिकी देशों से जुड़ी खबरों पर। शुरुआत करेंगे अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव से। अमेरिका में 5 नवंबर को राष्ट्रपति चुनाव होना है। डेमोक्रेटिक पार्टी की ओर से कमला हैरिस और रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप के बीच बेहद कड़ा मुकाबला होने जा रहा है। हैरिस और ट्रंप के बीच हुई बहस के बाद दोनों ही प्रत्याशी अपनी अपनी जीत के दावे कर रहे हैं। प्रेसिडेंशियल डिबेट के दौरान हुई तीखी बहस ने अमेरिकी सियासत को भी गरमा दिया है, जिसे लेकर अमेरिकी मतदाताओं में भी अब उत्साह नजर आ रहा है। राष्ट्रपति चुनाव हो तो अमेरिका में रहा है, लेकिन निगाहें पूरी दुनिया की लगी हैं। 5 नवंबर के चुनावी मुकाबले में रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप और डेमोक्रेटिक पार्टी की कमला हैरिस के बीच जोरदार टक्कर होनी है। अमेरिकी मतदाताओं ने मंगलवार रात दोनों उम्मीदवारों के बीच गर्मागर्म बहस देखी। बहस के बाद से ही अपनी जीत के दावे हो रहे हैं, तो वहीं सामने वाले पक्ष पर गलत बयानी के आरोप भी लगाए जा रहे हैं। रिपब्लिकन उम्मीदवार ट्रंप ने बहस के दौरान मेजबान चैनल के दोनों एंकरों पर पक्षपात का आरोप लगाया। ट्रंप का कहना है कि वो बहस जीत चुके हैं, इसलिए अब किसी और डिबेट की जरूरत नहीं है। ओवरटाइम। जनता मूर्ख नहीं है। उसने कमला की गलत बयानी और 2 एंकरों का अभूतपूर्व पक्षपातपूर्ण हस्तक्षेप देखा है। उन्होंने गलत बयानी कमला को नहीं टोका। Washington has been looking out for them. ट्रंप खेमे का कहना है कि उनके उम्मीदवार ने पहले राष्ट्रपति बाइडेन को बहस में पछाड़ा, जिसके बाद डेमोक्रेटिक पार्टी को अपना उम्मीदवार बदलना पड़ा। बाद में ट्रंप ने नई उम्मीदवार कमला हैरिस को भी बहस में पटखनी दे दी। ऐसे में अब तीसरी बहस की जरूरत नहीं बचती। उधर डेमोक्रेटिक पार्टी किसी और मूड में है। बाइडेन की बहस के बाद मिली निराशा कमला हैरिस के बहस में शानदार प्रदर्शन के बाद खत्म हो चुकी है। अब पार्टी मांग कर रही है कि ट्रंप और कमला हैरिस की एक और डिबेट होनी चाहिए। मुझे लगता है कि हमें एक और डिबेट करनी चाहिए। ये इसलिए कि इस चुनाव में जो कुछ दाव पर है उससे ज्यादा अहम कुछ नहीं हो सकता। मैंने डिबेट में वही मुद्दे उठाए जो मेरे मुताबिक अमेरिकी परिवारों के लिए अहम हैं। ट्रंप हैरिस डिबेट के बारे में जानकारों का कहना है कि इसने अमेरिकी चुनावी तापमान बढ़ा दिया है। वैसे इस बहस को लेकर लोगों में जबरदस्त उत्साह भी रहा। अमेरिकी एजेंसियों के अनुसार डिबेट को 67 मिलियन से अधिक लोगों ने टीवी पर देखा। डिबेट में अहम मुद्दों पर दोनों उम्मीदवारों का पक्ष और तर्क सामने आए। वैसे इस बार अमेरिकी चुनाव में अर्थव्यवस्था, स्वास्थ्य और पर्यावरण से लेकर इमिग्रेशन और राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे मुद्दे चर्चा में हैं। डेमोक्रेटिक पार्टी का खेमा सामाजिक सुरक्षा और मानवाधिकार को मुद्दा बनाने में लगा है। वहीं रिपब्लिकन पार्टी टैक्स दरों में कमी और कठोर इमिग्रेशन नीतियों जैसे मामलों पर मुखर है। यहां रुक रहे हैं एक और ब्रेक के लिए। देखते रहिए डीडी न्यूज। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर। MDH गरम मसाला, असली मसालों से भरा हूं मैं, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। हाथ धोकर आते हैं। साबुन की जगह हैंड वॉश। मोहन का प्रमोशन हो गया क्या? सैवलॉन हैंड वॉश तो हमारा रोज का है। सिर्फ 10 रुपए में 200 ml हैंड वॉश बनाओ। सैवलॉन पाउडर टू जेल हैंड वॉश, जर्म से बचाए, शान बढ़ाए। बेटियां घर की रौनक हैं। बेटियां घर संवारती हैं। बेटियां पीढ़ियां सजाती हैं। बेटियां घर की बुनियाद कहलाती हैं। बेटियों को सलाम करता है मोंगिया स्टील, स्टील का बादशाह। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। आप देख रहे हैं खबर दुनिया की। वेतन वृद्धि सहित अपने विभिन्न मांगों को लेकर अमेरिका की प्रतिष्ठित विमानन कंपनी बोइंग के कर्मचारी 50 दिन की हड़ताल पर चले गए हैं। खास बात यह है कि इस हड़ताल के फैसले के लिए भी मतदान कराया गया था। इस प्रक्रिया में 33,000 कर्मचारियों ने हिस्सा लिया। 50 दिवसीय हड़ताल से बोइंग को अनुमानित $3.5 बिलियन का नुकसान उठाना पड़ सकता है।
बोइंग की कर्मचारी यूनियन हड़ताल पर है। कर्मचारियों ने हड़ताल के फैसले को लेकर मतदान कराया था, जिसमें 95% कर्मचारियों ने हड़ताल के पक्ष में समर्थन जताया। 737 मैक्स और 777 जैसे विमान बनाने वाली इस कंपनी में कुल 33,000 कर्मचारियों ने वोट किया था, जिसमें हड़ताल पर जाने के लिए 2/3 वोट की आवश्यकता थी। हड़ताल के समर्थकों का कहना है कि कंपनी का रवैया उनके प्रति ठीक नहीं है। अगर आप वाकई चाहते हैं कि हम आपके लिए काम करें और एक बेहतरीन विमान बनाएं, तो यह कोई तरीका नहीं है जिस तरह आप अपने कर्मचारियों के साथ व्यवहार करते हैं। वे वही हैं जिन्होंने पहले कभी मानक तय नहीं किए। मेरा मतलब है कि यह हमारी गलती नहीं है कि उन्होंने वायु गुणवत्ता को नीचे धकेल दिया है और यह सुनिश्चित करने से पहले कि यह सही तरीके से किया जाए, लाभ कमाना शुरू कर दिया है। गौरतलब है कि हड़ताल का पूरा मामला उस अनुबंध को लेकर है जिसके तहत प्रबंधन ने कर्मचारी यूनियन को वेतन में 25% की बढ़ोतरी की पेशकश की थी, जिसे कर्मचारियों ने अस्वीकार कर दिया। एक तरफ इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ मशीनिस्ट एंड एरोस्पेस वर्कर्स यानी IAM ने सदस्यों को इस फैसले को स्वीकार करने को कहा, तो वहीं कुछ कर्मचारी मूल रूप से मांगे गए 40% वेतन वृद्धि की मांग कर रहे हैं। कंपनी की छवि को सुधारने के लिए बोइंग ने केली ऑर्टबर्ग को नया चीफ एग्जीक्यूटिव बनाया था, पर इससे भी उन्हें सफलता हाथ नहीं लगी। इस अनुबंध की समाप्ति में बहुत समय लग गया है और जबकि इस प्रस्ताव में कई महत्वपूर्ण चीजें थी, लेकिन यह पूरा नहीं हुआ। यह अनुबंध 2 एक्सटेंशन और नौकरी छूटने की धमकियों, स्थिर वेतन, स्वास्थ्य देखभाल पर लागत में बदलाव और कई अन्य मुद्दों और विशेष रूप से हजारों नौकरियों के कई मुद्दों को लेकर 2008 से आज 16 वर्षों के अंतराल को पाटने में विफल रहा है। गौरतलब है कि यह विशाल विनिर्माता कंपनी पहले से ही अपनी प्रतिष्ठा और वित्तीय मुश्किलों का सामना कर रही थी। वहीं कंपनी सुरक्षा को लेकर भी आलोचनाओं के घेरे में है। ऐसे में कर्मचारियों का हड़ताल पर जाना विमान निर्माता कंपनी के लिए बहुत बड़ा झटका है और अब उसे सर्वाधिक बिकने वाले एयरलाइन विमानों का उत्पादन बंद होने की स्थिति का सामना करना पड़ सकता है। वहीं इस हड़ताल की अवधि अभी स्पष्ट नहीं है। 50 दिवसीय हड़ताल से बोइंग को अनुमानित $3 बिलियन से $3.5 बिलियन का नुकसान उठाना पड़ सकता है। और अब आपके लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी। खबरों की दुनिया से जुड़े रहने के लिए अब डीडी न्यूज़ की खबरें और अपडेट्स आप YouTube, Facebook, Twitter, Instagram और हमारी वेबसाइट पर भी देख सकते हैं। यहाँ पर ये तमाम सारी जानकारियाँ उपलब्ध होंगी और आप इन्हें फॉलो और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और इसी के साथ ही खबर दुनिया की में अभी के लिए इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए डीडी न्यूज़, क्योंकि ये भरोसा है सच का।